हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम जान के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हेलो दोस्तों। अगर आप मेरा चैनल में पहले बार हो तो मेरा सी द वर्ल्ड सब्सक्राइब करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें। अध्याय 851 समय नायकों का निर्माण करता है। बीम पर एक सज्जन। चार निर्माण उद्योग वास्तव में मांग में है। नायक समय, नीतियों और अवसरों से बनते हैं। जब तक आप मौके का फायदा उठाते हैं, व्यापार के अवसरों से भरे इस युग में अमीर बनना सचमुच आसान है। लेकिन आपकी गौरमदर और मैं पढ़ नहीं सकते, वू जिनशु ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाते हुए कहा। नी यांग ने जवाब दिया, यान्युन के स्कूल शुरू होने में अभी 3 महीने से ज्यादा का समय है। आप और गौरमदर इस समय का इस्तेमाल उसे आपको कुछ चीजें सिखाने के लिए कर सकते हैं। पहले कुछ अक्षरों को पहचानना, फिर बाद में आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। कड़ी मेहनत कभी भी दृढ़ निश्चय को निराश नहीं करती। नी यांग ने भविष्य में कई ऐसे अमीर लोगों को भी जाना था जिन्होंने स्कूल में कदम भी नहीं रखा था। शिक्षित लोगों से उनका एकमात्र अंतर स्नातक प्रमाण पत्र था। नी यांग ने आगे कहा, अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं तो मैं आपको स्टोर फ्रंट देखने में मदद कर सकता हूं। आप अभी से योजना बनाना शुरू कर सकते हैं। आखिरकार आपने पहले भी निर्माण स्थल पर काम किया है, इसलिए आपको कनेक्शन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। निर्माण कंपनी शुरू करने के लिए आपको अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं है। जब काम हो तो भाइयों को बुला लो, जब कोई काम न हो तो सब घर चले जाओ। वो जिनशु हिचकिचा रहा था, उसे डर था कि वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। नी यांग ने कहा, अंकल, आप अभी भी युवा हैं। भले ही अपने लिए न सही, लेकिन आपको बच्चों के लिए प्रयास करना चाहिए। आपने इतने लंबे समय तक निर्माण स्थलों पर काम किया है और निश्चित रूप से बहुत से लोगों को जानते हैं और उद्योग से अच्छी तरह परिचित हैं। वास्तव में चिंता करने की कोई बात नहीं है। कई बाहरी लोग सफल हुए हैं और आप उनसे कहीं ज्यादा जानकार हैं। क्या होगा अगर यह मुझ पर असफल हो जाए? वो जिनशु ने पूछा। वह केवल अच्छे वेतन वाली नौकरी खोजने के बारे में ही सोचते थे, अकेले जाने के बारे में कभी नहीं सोचते थे। नी यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो असफलता से मत डरिए, क्योंकि किसी को भी सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। हम यही करेंगे, मैं आपको और 5,000 युआन दूंगा, जो शेयर खरीदने में मेरा निवेश होगा। अगर आप पैसे कमाते हैं तो आप साल के अंत में मेरे साथ मुनाफा साझा कर सकते हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, नियांग ने अपने बैग से 5,000 युआन नकद निकाल लिए। आमतौर पर नियांग अपने बैग में इतनी नकदी नहीं रखती थी, लेकिन आज उसने इसे बैंक में जमा करने की योजना बनाई थी। यांगयांग, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो जिनशु नियांग से चौंक गया। वह बस 5,000 युआन बांटती रही, क्या उसे पैसे खोने का डर नहीं था? नियांग मुस्कुराया, डरने की क्या बात है? अगर आप हमेशा डरपोक रहेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। गॉडफादर, यह मेरा पैसा है और मुझे डर नहीं है, तो आपको किस बात का डर है? वो जिनशु एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उस समय यान एरजू अचानक बोल पड़ा, पिताजी, मैंने तय कर लिया है कि यांगयांग ने जो कहा वह सही है। आप इसे आजमा कर क्यों नहीं देखते? क्या होगा अगर यह काम कर गया? वो यान्युन ने कहा, पिताजी, मुझे भी लगता है कि यांगयांग सही है। यह देखकर कि समय सही था, नियांग ने कहा, गॉडफादर, इस जीवन में लोगों को हमेशा कम से कम एक बार बिना किसी हिचकिचाहट के जोखिम उठाना चाहिए। बिना कोशिश किए आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपकी क्षमता कितनी महान है। वो जिनशु ने सिर हिलाया, ठीक है यांगयांग, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ठीक है, नियांग ने सिर हिलाया, फिर मैं दुकानों पर नजर रखूंगी। वो जिनशु ने आगे कहा, बहुत बहुत धन्यवाद यांगयांग। आपने हमारे परिवार की इतनी मदद की है, मैं यह भी नहीं समझ पा रहा हूं कि आपका ठीक से शुक्रिया कैसे अदा करूं। नियांग ने वो जिनशु को देखा और कहा, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा धन्यवाद नरम दिल नहीं होना है। वो जिनशु को पता था कि नियांग का क्या मतलब था,
चिंता मत करो, मैं नहीं आऊंगा। इन बातों के बारे में बात करने के बाद नियांग ने कहा, गॉडफादर, गॉडमदर, आज आप पहली बार यहां आ रहे हैं। सबसे पहले आसपास के इलाके को जान लें। घर में चादरें और रजाई के कवर पूरी तरह से मौजूद हैं, आपको बस बदलने के लिए कुछ कपड़े खरीदने होंगे। कम्युनिटी गेट के बाहर दाईं ओर मुड़े और वहां एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। जहां तक आपके पुराने घर की बात है, मेरा सुझाव है कि आप अभी वहां न जाए। ठीक है, वू जिनशु ने सिर हिलाया। नियांग ने अपना बैग उठाया, मेरे पास अन्य काम हैं, इसलिए मैं पहले निकलूंगी। वू जिनशु और यान एर्जू नियांग को विदा करना चाहते थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, गॉडफादर, गॉडमदर, झंझट की कोई जरूरत नहीं है, यान्युन को मेरा साथ देने दो। नियांग वू यान्युन के साथ इमारत से बाहर चली गई। यांगयांग, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नियांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यान्युन, तुमने मुझे पहले ही धन्यवाद दे दिया है। और मैं फिर से कहूंगी, सबसे अच्छा धन्यवाद नरम दिल न होना है। अपनी दादी जैसी किसी के साथ बुराई का बदला दयालुता से चुकाने के बारे में मत सोचो। अगर तुम ऐसा करोगे तो वह सिर्फ और मांगेगी और यह अंतहीन होगा। तुम्हारे परिवार के लिए शांति पाना मुश्किल रहा है, एक बूढ़ी औरत को इसे भंग न करने दो। सही है, वू यान्युन ने सिर हिलाया। नियांग ने वू यान्युन के कंधे पर थपथपाया, जब तक तुम समझो। मैं अब चलती हूं। यांगयांग, अपने रास्ते में सावधान रहना, वू यान्युन ने कहा। चिंता मत करो, नियांग ने कार में बैठने और गाड़ी चलाने से पहले आश्वासन दिया। अध्याय 852, समय नायकों का निर्माण करता है। बीम पर एक सज्जन 5 नियांग ने याद किया कि कैसे उसने रास्ते में कार दौड़ाई थी, और वू यान्युन ने जारी रखा, यांगयांग, वापस जाते समय इसे धीमा ले लो। नियांग ने सिर हिलाया, मैं करूंगा। हालांकि पलक झपकने से पहले ही कार वू यान्युन की नजरों से ओझल हो चुकी थी। यह तो बहुत तेज है ना? धीरे गाड़ी चलाने से क्या हुआ? वू यान्युन ने अविश्वास में अपना मुंह खोला। नियांग ने बहुत समय से इतनी तीव्र गति का अनुभव नहीं किया था। अपने पिछले जीवन में बीजिंग की यातायात भीड़ के कारण वह रेसिंग का रोमांच अनुभव करने के लिए आधिकारिक रेस ट्रैक पर जाती थीं। लेकिन अब 80 के दशक में बीजिंग के ट्रैफिक सिग्नल अभी भी पूरी तरह कार्यात्मक नहीं थे, और एक साधारण परिवार के लिए साइकिल खरीदना भी मुश्किल था। फिर ट्रैफिक जाम कहां से आ सकता है? बिना किसी यातायात प्रतिबंध या गति सीमा के और ट्रैफिक लाइट की प्रतीक्षा किए बिना बॉस नी बहुत संतुष्ट थी। राहगीर लगातार आश्चर्यचकित हो रहे थे। यह बहुत प्रभावशाली है। डुजियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने जल्दी से दादाजी डू की आस्तीन खींची। वहां देखो। दादाजी डू शांत रहे, अपनी बुद्धमाला घुमाते हुए बोले, मैंने देखा। डू जियाओ के लिए यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन दादा डू के लिए यह कोई असामान्य बात नहीं थी। एक बार उन्होंने पीछा किए जाने के बावजूद गोलियों की बौछार के बीच भी बिना किसी नुकसान के गाड़ी चलाई थी। ऐसी छोटी सी चाल केवल डुजियाओ जैसी भोली लड़की को ही धोखा दे सकती थी। बिना कुछ सोचे समझे वह समझ गया कि यह ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल अमीर युवक लड़कियों को आकर्षित करने के लिए करते होंगे। तभी कार की खिड़की से एक लंबे बाल का गुच्छा बाहर निकला, जो हवा में एक आदर्श चाप बनाता हुआ बाहर आया। एक औरत। दादाजी डू ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। हे भगवान! ड्राइवर तो वास्तव में एक महिला है। डुजियाओ खुशी से उछल पड़ा, क्या तुमने अभी देखा? इस युग में महिला ड्राइवर दुर्लभ थीं, जिनमें डुजियाओ भी शामिल थीं। इस युग में एक महिला का गाड़ी चलाना एक नई बात थी, इसलिए दादाजी डू शांत रहे, मैंने देखा था। डुजियाओ ने उसे तिरस्कार से देखा, तुम इतने उदासीन कैसे दिख सकते हो? इसमें उत्साहित होने की कोई बात नहीं है, दादाजी डू ने नरम लहजे में कहा। डुजियाओ ने अपना सिर हिलाया, तुम्हारे जैसे किसी के साथ रहना कितना उबाऊ है। दादाजी डू ने कुछ नहीं कहा, शांति से अपनी बुद्धमाला घुमाते रहे। डुजियाओ ने आगे कहा, मैंने निर्णय लिया है कि आज से मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा। दादाजी डू ने जवाब दिया, मैं तुम्हें जीकी से सिखाऊंगा।
क्या तुम मुझे खुद नहीं सिखा सकते? डू जियाओ जियाओ जानता था कि दादाजी डू एक अच्छे ड्राइवर थे। चिंता मत करो, जीकी के पास तुम्हें सिखाने के लिए पर्याप्त कौशल है, दादाजी डू ने उसे आश्वासन दिया। डू जियाओ जियाओ ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। नी यांग ने फ्रेग्रेंट ब्यूटी के सामने कार पार्क की और फिर अंदर चली गई। संयोगवश सुगंधित सौंदर्य भी डू जियाओ जियाओ और दादाजी डू का गंतव्य था। परिचित सेडान को देखकर डू जियाओ जियाओ ने आश्चर्य से कहा, क्या यह वही कार नहीं है जिसे हमने अभी देखा था? वास्तव में ऐसा ही है, दादाजी डू को लाइसेंस प्लेट नंबरों की अच्छी याददाश्त थी। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि ड्राइवर कैसा दिखता है, डू जियाओ जियाओ ने आगे कहा, लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा पेट भरना है। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। वेटर उन दोनों को ऊपर ले गया। क्या यह तुम दोनों के लिए सामान्य बात है? मम्म, डू जियाओ जियाओ ने सिर हिलाया, वह शाकाहारी है। दादाजी डू का हाथ बुद्ध की माला घुमाते समय रुक गया और अंततः चुप हो गया। फ्रेग्रेंट ब्यूटी के व्यंजनों का स्वाद सचमुच अतुलनीय था, यहां तक कि एक साधारण शाकाहारी व्यंजन भी रंग, सुगंध और स्वाद से भरपूर था। जब वे दोनों फ्रेग्रेंट ब्यूटी से निकले तो सेडान अभी भी प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। हाँ, वह व्यक्ति अभी तक नहीं गया है। क्या हम थोड़ी देर यहीं खड़े रहें और देखें कि ड्राइवर कैसा दिखता है? डू जियाओ जियाओ ने सुझाव दिया। मैं तुम्हारी तरह बोर नहीं हूं, दादाजी डू ने उदासीनता से कहा। डू जियाओ जियाओ ने जवाब का अनुमान लगा लिया था और हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलो वापस चलते हैं। जैसे ही वे मैंशन डेमिंग लौटे, मैनेजर एक पक्षी का पिंजरा लेकर आया। दादाजी डू, हमने अभी अभी यह मैना पकड़ी है, यह बहुत बुद्धिमान है और बात भी कर सकती है। दादाजी डू की मुख्य रुचि आमतौर पर मछलियों को खिलाना और पक्षियों के साथ खेलना थी, इसलिए मैंशन डेमिंग में आयातित कोई से भरा एक तालाब था। बोलने वाली मैना के बारे में सुनकर दादाजी डू की दिलचस्पी बढ़ गई। ओ, यह क्या कह सकती है? मैनेजर ने एक पल सोचा, फिर कहा, मुझे लगता है कि यह यिंग यिंग है। हाँ, यही है, यिंग यिंग। तभी पिंजरे में बंद पक्षी ने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और चिल्लाया, कुत्ते के बच्चे, कुत्ते के बच्चे। इस पर मैनेजर के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए। अभी तो यह सचमुच यिंग यिंग कह रहा था। दादाजी डू ने कहा, इसे जाने दो। अध्याय 853, समय नायकों का निर्माण करता है। बीम पर एक सज्जन स्टीवर्ड हैरान था। मास्टर डू ने बुद्ध की माला घुमाते हुए कहा, इस मैना पक्षी के पंख चमकीले चमकते हैं और यह तीखी आवाज में चहचहाता है। जाहिर है इसे पालतू बनाया गया है। क्या आपको डर नहीं है कि अब जब आपने इसे पकड़ लिया है तो इसका मालिक चिंतित हो जाएगा? प्रबंधक ने आगे कहा, मुझे लगता है कि यह मैना अपने आप ही बाहर निकल आई होगी। इस तरह के पक्षी को लंबे समय तक कैद में रखने के बाद अचानक बाहर छोड़ देने पर उसके पास जीवित रहने का कोई हुनर नहीं होता। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वह न केवल अपने घर का रास्ता खोजने में विफल हो जाएगी, बल्कि उसे भूख से मरने का भी खतरा हो सकता है। पिंजरे में बंद मैना ने मानो प्रबंधक की बात समझ ली हो और वह हताश होकर चिल्लाने लगी, कुत्ते के बच्चे, कुत्ते के बच्चे। मास्टर डू ने सिर हिलाया, तुम्हारी बात सही है, चलो इसे रख लेते हैं। यह मैना वास्तव में मनोरंजक थी। उन्होंने तोते और मैना सहित कई पक्षियों को पाला था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा पक्षी नहीं देखा था जो गाली दे सकता हो। मास्टर डू ने अपने दाहिने हाथ में अभी भी बुद्ध की माला पकड़े हुए पक्षी पिंजरे को झटका दिया, अच्छा बनो। इन दो कोमल शब्दों के साथ ही पहले से उत्तेजित मैना तुरंत शांत हो गई। उसके पंख, जो खड़े हो गए थे, धीरे धीरे ढीले पड़ गए और वह कांपती हुई एक कोने में सिमट गई। लेकिन जैसे ही मास्टर डू मुड़े, पहले चुप रहने वाला पक्षी फिर से उग्र हो गया, चिल्लाते हुए, कुत्ते के बच्चे, कुत्ते के बच्चे। मास्टर डू ने पीछे की ओर देखा, इसे भोजन के लिए भूखा रखो। ठीक है, स्टीवर्ड ने सिर हिलाया। इस बार पिंजरे में बंद मैना ने कोई शोर मचाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे एहसास था कि उसकी अपनी जान बचाना ही प्राथमिकता है। उसके चेहरे पर विशेष रूप से दुख था। प्रबंधक ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह हमें समझता है। नियांग ने स्टोर का सारा सामान गुलांजी को सौंप दिया।
गुलांजी के बीजिंग में बहुत बड़े संपर्क थे और उसके लिए दुकान किराए पर लेना मामूली बात थी। उसके बाद नियांग ने उसके साथ कुछ अन्य मामलों पर चर्चा की और जब तक वह झेंग परिवार में वापस लौटी तब तक रात के 8 बज चुके थे। यह वास्तव में एक थका देने वाला दिन था। नियांग ने एक शानदार गुलाब के तेल का स्नान किया और बिस्तर पर चली गई। अगली सुबह निकुईहुआ ने नियांग से पहली बात यह कही, यांगयांग, डुओडुओ खो गया हो सकता है। डुओडुओ खो गया है? नियांग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। निकुईहुआ ने सिर हिलाया और आगे कहा, मैंने कल दोपहर से डुओडुओ को नहीं देखा है। कल रात मैंने विशेष रूप से इसके लिए एक खिड़की खुली छोड़ी थी, लेकिन यह वापस नहीं आया। यह काफी अजीब था। हालांकि डुओडुओ स्वतंत्र था, लेकिन वह दिन में कई बार घर आता था और रात में विला के अंदर कृत्रिम पेड़ पर आराम करता था। नियांग ने आगे कहा, क्या वह जिंगुआ गांव वापस चला गया? डुओडुओ एक पुरानी यादों को ताज़ा रखने वाला पक्षी था और कभी-कभी जिंगुआ गांव में घूमने के लिए आता था। नहीं, निकुईहुआ ने अपना सिर हिलाया। मैंने अभी आपकी चाची नी को फोन किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने डुओडुओ को वापस नहीं देखा है। नियांग ने एक बन उठाया, तो मैं इसे ढूंढने जाऊंगी। तुम कहाँ देखोगे? निकुईहुआ ने पूछा। मैं पास के पार्क की जांच करूंगा, नियांग ने उत्तर दिया। झेंग परिवार से बाहर निकलते हुए नियांग ने डुओडुओ को पुकारते हुए बन खाया। डुओडुओ यद्यपि एक पक्षी था, लेकिन वह चतुर था और मानव स्वभाव को समझता था। जब भी वह उसका नाम पुकारती, जब तक वह उसे सुन लेता, चाहे दूरी कितनी भी हो, वह उसके पास उड़ आता। लेकिन इस बार नियांग लगभग चिल्ला उठी और फिर भी उसे डुओडुओ का कोई निशान नहीं दिखा, यहां तक कि पास के पार्क में भी नहीं। क्या यह सचमुच खो गया है? नियांग का चेहरा पीला पड़ गया और अचानक उसके हाथ में पकड़ी रोटी का आकर्षण खत्म हो गया। जब वह पहली बार डुओडुओ को घर लेकर आई थी, तो वह एक छोटा सा पक्षी था जिसके पंख अभी अभी बढ़े थे। उसे पालने में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा था। जब तक वह बड़ा नहीं हो गया, तब तक उसकी गंदगी से निपटना पड़ा था और अब वह खो गया था। डुओडुओ! चहचहाहट। तभी दूर से एक काली आकृति उसकी ओर उड़ी। यह डुओडुओ था। नियांग ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह काली आकृति उसके पास आई, उसे एहसास हुआ कि यह डुओडुओ नहीं था। यह बस एक और मैना पक्षी था जो बिल्कुल डुओडुओ जैसा दिखता था। फिर भी अनुभवी मां नियांग के नजरिए से यह मैना डुओडुओ से थोड़ी बदसूरत थी। डुओडुओ हमेशा उसकी नजर में सबसे सुंदर बच्चा रहेगा। ट्वीट ट्वीट। यह मैना पक्षी नियांग के सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा था और नियांग को अभी अभी एहसास हुआ कि यह पक्षी डुओडुओ के कई शिकारों में से एक था। पक्षी जगत के एक महिला प्रेमी के रूप में डुओडुओ कई मादा मैना पक्षियों को मुफ्त भोजन के लिए घर ले आया था। नियांग इस मैना पक्षी से विशेष रूप से प्रभावित थे, क्योंकि इसके पंजे अनोखे थे। क्या आप मुझे यह बताना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि डुओडुओ कहाँ है? ट्वीट ट्वीट। मैना पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए, दिशा बदली और उड़ गई। जाते समय उसने नियांग की ओर देखा। नियांग ने तुरंत ही उसके साथ चलने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। सौभाग्य से नियांग अच्छी स्थिति में थी और 2 या 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी उसे थकान महसूस नहीं हुई। ट्वीट ट्वीट। मैना पक्षी एक प्राचीन दिखने वाली हवेली के सामने रुक गई। क्या डुओडुओ वहां है? नियांग ने पूछा। ट्वीट ट्वीट। तो मैं दरवाजा खटखटाऊंगा। मैना पक्षी नियांग के ऊपर मंडराता रहा। भव्य प्रवेश द्वार पर दे मिंगजुआन लिखा एक पुराने जमाने का बोर्ड लटका हुआ था। दे मिंगशुआन में रहने वाला कोई भी व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं था और स्वाभाविक रूप से बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। नियांग दरवाजे की ओर मुड़ी, उसे सिरदर्द होने लगा। ट्वीट ट्वीट। ऊपर की मैना चिड़िया उन्मत्त लग रही थी। मुझे क्या करना चाहिए? नियांग ने अपनी उंगली बढ़ाकर उसकी कनपटी पर मालिश की। तभी नियांग ने देखा कि दे मिंगजुआन की दीवारें बहुत ऊंची नहीं थीं। शायद वह ऊपर चढ़ सके। यद्यपि यह थोड़ा गलत लग रहा था, लेकिन एक पक्षी को बचाना अधिक महत्वपूर्ण था। आखिरकार वह वहां कुछ चोरी करने नहीं गई थी। नियांग दे मिंगजुआन के पीछे पहुंची,
जल्दी से दीवार फांदी और सफाई से नीचे कूद गई। इलाके से अपरिचित होने के कारण उसने उतरने के लिए जिस स्थान को चुना वह एक मेहराबदार दरवाजे के ठीक पास था, और जैसे ही वह उतरी, संयोग से कोई वहां से गुजर रहा था। डूये की रक्षा करो। क्षेत्र में तुरंत हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सामने चलते हुए डू जियाओ सहज रूप से डू ये की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा। डू यी, एक वयस्क व्यक्ति, को किसी महिला के संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी। डू जियाओ को एक तरफ धकेलते हुए वह आगे बढ़ा। जब नी यांग ने डूये को देखा तो उसे लगा कि वह कुछ देख रही है। हाँ, क्या मैं कुछ देख रही हूं? अगर मुझे पता होता कि यह तुम्हारा घर है तो मैं मुख्य द्वार से आती। डू ये को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी संकीर्ण आंखों में शरारत भरी चमक थी। तुम छत पर रहने वाले सज्जन कैसे बन गए? नी यांग ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए कहा, एक छत पर सज्जन की जरूरत है। मैं यहां अपने बेटे की तलाश में हूं। आपका बेटा? डूये ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, अविश्वास से। आपको बेटा कब हुआ? मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता? नी यांग ने अपनी भौहें चढ़ाई। अपनी तरफ देखो, क्या मुझे बेटा होने पर तुम्हें रिपोर्ट करना होगा? ट्वीट ट्वीट। तभी ऊपर चक्कर लगा रही मैना चिड़िया ने फिर आवाज लगाई। नी यांग मैना पक्षी के पीछे पीछे आगे बढ़ी और डूये की ओर देखने लगी। चूंकि यह तुम्हारा क्षेत्र है, इसलिए मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगी। किसी समारोह की आवश्यकता नहीं है। डूयी की अभिव्यक्ति धीरे धीरे सामान्य हो गई। डूजियाओ ने डूयी की आस्तीन खींची और फुसफुसाया, क्या तुम बाहर से यह रोमांटिक कर्ज लेकर आए हो? वह काफी सुंदर है। यह बात नहीं है। डूये ने रुककर बुद्ध की माला को हाथ में घुमाते हुए कहा, बकवास मत करो। डू जियाओ ने आंखें घुमाते हुए अवाक होकर कहा, आपका एक बेटा भी है, फिर भी आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अध्याय 854, गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया। कुत्ते के भोजन निर्माता डू जियाओ के रोमांस के साथ पहले कई दुर्घटनाएं हुई थीं, जो नी यांग के अपने बेटे को खोजने के लिए आने के साथ मिलकर कुछ गलतफहमियों को जन्म देती थीं। नी यांग को देखते हुए डू जियाओ की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। मैं कहता हूं, इस बार तुम्हारा स्वाद बहुत बढ़िया है। इतनी खूबसूरत जवान लड़की, और मुझे संदेह है कि हम पूरे शंघाई में उसके जैसी कोई और लड़की पा सकते हैं। उसने तुम्हारे लिए एक बेटा पैदा किया और तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो? वह बेटा मेरा नहीं है, डू ने असहाय स्वर में कहा। डू जियाओ ने आश्चर्य से डू को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। क्या तुम्हारे साथ धोखा हुआ है? डू की सांस अटक गई। तुम विषय से बहुत दूर जा रहे हो। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ है, तो तुम अपने ही बेटे को क्यों नकार रही हो? यह सही नहीं है, डू जियाओ ने तर्क दिया। बुद्ध की माला घुमाते हुए डू ने जवाब दिया, अंदाजा लगाना बंद करो। नी यांग और मैं वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वह वही व्यक्ति है जिसने मुझे पहले बचाया था। क्या यह सच में वही है? डू जियाओ ने संदेह व्यक्त किया। सच में? डू जियाओ हमेशा से ही डू के रहस्यमय जीवन रक्षक के बारे में जानने को उत्सुक थी, लेकिन उसने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह उसके सामने खड़ी युवती है। वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन डू जियाओ को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। इतनी खूबसूरत युवा लड़की, और फिर भी इतनी सक्षम। सचमुच अविश्वसनीय। बिल्कुल सच है, डू ने पुष्टि की। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। यह जानते हुए कि डू मजाक करने वाला व्यक्ति नहीं है और उसके पास इस मामले पर मजाक करने का कोई कारण नहीं था, डू जियाओ ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर वह यहां अपने बेटे को क्यों ढूंढ रही है? क्या तुमने उसके बेटे को छुपाया है? मैं तो यह भी नहीं जानता कि उसका बेटा कौन है, डू ने मासूमियत से जवाब दिया। नी यांग की ओर देखते हुए डू जियाओ ने टिप्पणी की, यह युवती वास्तव में सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने पिछली बार उसकी तुलना चांगई से की थी। वह किसी ऐसी महिला की तरह नहीं दिखती जिसने बच्चा पैदा किया हो। डू जियाओ की ओर देखते हुए डू ने जवाब दिया, आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आपको पहले भी ऐसा अनुभव हुआ हो। डू जियाओ ने डू की ओर अपनी आंखें घुमाईं। दोनों ने लापरवाही से नी यांग का पीछा किया।
नी यांग नेता के सूर्य तोते का पीछा करते हुए गलियारे से होते हुए गार्डन के पीछे पहुंच गया। यह देखकर कि नी यांग कितनी गंभीरता से खोज कर रही थी, डुजियाओ ने डू को कोहनी मारी, तुमने वास्तव में उसके बेटे को नहीं छिपाया था, है ना? मैं उसके बेटे को क्यों छिपाऊंगा? डू ने जवाब दिया। डू जियाओ ने डू को गंभीरता से देखा, शायद अपने बच्चे का सौतेला पिता बनने के लिए। डू की सांस फिर से अटक गई, बकवास मत करो। डू जियाओ का चेहरा चिढ़ाते हुए चमक रहा था, मैंने अनुमान लगाया था, है ना? तुम्हें लगता है कि तुम मन पढ़ सकते हो? डू ने अपनी बुद्धमाला घुमाते हुए शांति से कहा। डू जियाओ ने आगे कहा, इतनी सुंदर लड़की से शादी करना, भले ही इसका मतलब किसी का सौतेला पिता बनना हो, कोई नुकसान नहीं होगा। इस बार डू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जियाओ को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अगर वह जवाब देता रहा तो जियाओ कभी भी चिढ़ाना बंद नहीं करेगी। क्या आप इसे स्वीकार कर रहे हैं? डू जियाओ ने डू को फिर से धक्का दिया। डू चुप रहा। डू जियाओ ने हल्के से उपहास किया। नी यांग ने बगीचे में चारों ओर खोज की थी, लेकिन डोडुओ नहीं मिला था। मिस, क्या आपको अपना बेटा मिल गया? डू जियाओ ने पास आकर पूछा, क्या कोई मदद चाहिए? धन्यवाद। नी यांग के बात पूरी करने से पहले ही एक तीखी आवाज हवा में गूंज उठी। यांग यांग, डुओ। नी यांग का चेहरा खिल उठा। नी यांग की प्रतिक्रिया सुनकर डुओ ने और भी अधिक खुशी से कहा, यांग यांग। यांग यांग। नी यांग के सिर के ऊपर चक्कर लगाता सूर्य तोता अत्यधिक उत्साहित लग रहा था, लगातार चहचहा रहा था। कौन बात कर रहा है? डू जियाओ ने नी यांग की ओर देखते हुए अपना सिर खुजलाया। आपका बेटा? हां। नी यांग ने सिर हिलाया, उसकी नजर एक अधेड़ उम्र के आदमी पर पड़ी जो काले कपड़े से ढके एक पक्षी के पिंजरे के साथ उनकी ओर आ रहा था। यांग यांग। यांग यांग। नी यांग उस अधेड़ उम्र के आदमी के पास पहुंची और बोली, माफ कीजिए, सर। क्या मैं देख सकती हूं कि आपने क्या पकड़ा हुआ है? मध्यम आयु वर्ग का आदमी रुका और पूछने वाला था कि नी यांग कौन है, लेकिन डू ने बीच में कहा, इसे खोलो ताकि मिस नी देख सकें। इतने लंबे समय तक इस जगह पर रहने के बाद डू ने कभी भी डू जियाओ के अलावा किसी और महिला को यहां नहीं लाया था। नी यांग संभवतः पहली महिला थी। अधेड़ उम्र के आदमी ने तुरंत पक्षी के पिंजरे पर से काला कपड़ा हटा दिया और डोडुओ खुशी से झूम उठा। यांग यांग। यांग यांग। डोडुओ को पिंजरे के अंदर देखकर नी यांग ने राहत की सांस ली। डोडुओ। डू जियाओ स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि नी यांग का बेटा एक पक्षी होगा। उसने सचमुच सोचा था कि नी यांग का असली बेटा है। वह अभी भी क्यों बंद था? नी यांग ने पूछा जब उसने पक्षी का पिंजरा खोलना शुरू किया। उसे बाहर क्यों जाने दिया गया? इससे पहले कि अधेड़ उम्र का आदमी कुछ बोल पाता, डोडुओ सीधे नी यांग के कंधे पर चढ़ गया और अपना छोटा सिर लगातार उसकी ठुड्डी पर रगड़ने लगा। यांग यांग। यांग यांग। यांग यांग। अध्याय 855। किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित किया जिसे अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। कुत्ते के भोजन निर्माता 2। वह ऐसी दिखती थी मानो उसके पास व्यक्त करने के लिए शिकायतों से भरा पेट हो। अच्छा, तो पता चला कि यह किसी का पक्षी है। इसके बारे में वह और क्या कह सकते हैं? नी यान ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, बस इंतजार करो, मम्मी तुम्हारा बदला लेंगी। क्या यह हथियार उठाने का आह्वान है? मास्टर डू का माथा सिकुड़ गया और उन्होंने अपना स्वर स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा, यह आपका बेटा है? इससे पहले कि नी यान जवाब दे पाता, डुओ ने अपने पंख फैलाए, क्रूर दिखते हुए उसने डांटा, तुम छोटे कमीने। यह पक्षी अब निश्चित रूप से मनुष्यों पर निर्भर हो गया था। अगर यह आज से पहले होता तो डुओ मास्टर डू से उतना ही डरता जितना एक चूहा बिल्ली से डरता है। वह इस तरह से व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मास्टर डू। नी यान मुस्कुराया और कहा, वह ऐसा ही है, इसे दिल पर मत लो। लेकिन मुझे बताओ,
तुमने उसे कैसे पकड़ा और उसे बंद कर दिया? मध्यम आयु वर्ग के चाचा को एहसास हुआ कि नी यान की स्थिति सरल नहीं थी। इतने लंबे समय तक मास्टर डू का अनुसरण करने के बाद जियाओ जियाओ के अलावा उसने कभी किसी महिला को मास्टर डू से इस तरह बात करने की हिम्मत करते नहीं देखा था। यहां तक कि घर की 2 मालकिनों की भी हिम्मत नहीं हुई। मिस नी, इसका मास्टर डू से कोई लेना देना नहीं है। यह देखते हुए कि मैं ना बोल सकती है और यह जानते हुए कि मास्टर डू को पक्षियों को चिढ़ाना पसंद है, मैंने उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया। मास्टर डू वास्तव में उसे छोड़ना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि कैद में पले पक्षी जंगल में जीवित नहीं रह सकते और मास्टर डू को डर था कि वह भूखा मर जाएगा, इसलिए। नी यान ने सिर हिलाया, मैं समझ गया, लेकिन आप निश्चिंत रह सकते हैं। हमारा डुओडुओ खुले में रहता है और उसके जीवित रहने के कौशल बहुत मजबूत हैं। अगर उसे 10 दिनों तक खाना न मिले तो भी वह भूखा नहीं रहेगा। मास्टर डू ने समय पर कहा, आपके बेटे का नाम डुओडुओ है? बहुत बढ़िया बताया। नी यान ने सिर हिलाया, आओ बेटा, मास्टर डू का अभिवादन करें। तुम छोटे से दोगले। मास्टर डू। नी यान हल्के से मुस्कुराया, इस तथ्य से मूर्ख मत बनो कि डुओडुओ केवल एक पक्षी है, वह वास्तव में बहुत चतुर है और मानव स्वभाव को समझता है। मास्टर डू, उसे श्राप देना चाहिए, वह अंधा है, वह इसे स्वीकार करता है। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि डुओडुओ यांगयांग को नहीं बुला रहा था। जियाओ जियाओ को यह मनोरंजक लगा, लड़की ने खुलकर अपमान किया। 10 मील दूर विदेशी जिले के प्रख्यात मास्टर डू को उनके मुंह पर इस तरह कब डांटा गया था? और फिर भी संबंधित व्यक्ति इस अपमान को सहन नहीं कर सका। जियाओ जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, युवती, आपका बेटा बहुत सुंदर है। वरिष्ठता के हिसाब से उसे मुझे तीसरा छोटा भाई कहना चाहिए, उसे मुझे क्या कहना चाहिए? तीसरा छोटा भाई? नी यान एक पल के लिए अचंभित रह गई। मास्टर डू ने परिचय कराया, यह मेरी दूसरी बहन जियाओ जियाओ है। मिस डू। नी यान ने दिखावा नहीं किया, उसने आगे कहा, मेरा नाम नी यान है। नी का मतलब है पुरुष, यान का मतलब है सूरज के नीचे जेड गर्म हो जाता है और धुआं पैदा करता है। जियाओ जियाओ ने जवाब दिया, यह एक सुंदर नाम है, जितनी सुंदर आप हैं। धन्यवाद, मिस डू। जियाओ जियाओ ने आगे कहा, मैंने अपने दूसरे भाई से सुना है कि तुम उसके रक्षक हो। अगर किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो वह मैं ही हूं जो तुम्हें धन्यवाद दूं। मेरे साथ इतना औपचारिक मत बनो, मैं तुमसे कुछ साल बड़ी हूं, बस मुझे बहन कहो। नी यान हल्के से मुस्कुराई, मास्टर डू ने पहले ही मुझे धन्यवाद दिया है, बहन जियाओ जियाओ, आप बहुत दयालु हैं। लड़की प्रभावित या शर्मीली नहीं थी और उसका स्पष्ट व्यक्तित्व जियाओ जियाओ को बहुत आकर्षित कर रहा था। तब मैं तुम्हें यांगयांग कहूंगा, जियाओ जियाओ ने कहा। नी यान ने सिर हिलाया, ठीक है। जियाओ जियाओ ने आगे कहा, आप अपने पक्षी को कैसे खिलाते हैं? वह बहुत आज्ञाकारी है। मेरे तीसरे भाई के पास भी कई पक्षी हैं और उनमें से कोई भी डुओडुओ जितना अच्छा व्यवहार नहीं करता है। नी यान ने कहा, वास्तव में इसमें कोई रहस्य नहीं है। मैंने उसे हमेशा आजाद घूमने दिया है और समय के साथ वह मानव स्वभाव के अनुकूल हो गया है। ओह, क्या ऐसा है? जियाओ जियाओ ने स्वाभाविक रूप से नी यान के साथ हाथ मिलाते हुए कहा, वैसे यांगयांग, तुम बहुत बूढ़े नहीं दिखते। 19, नी यान ने उत्तर दिया। जियाओ जियाओ मुस्कुराई, कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी त्वचा इतनी अच्छी, इतनी गोरी है। मैं बूढ़ी हो रही हूं, बूढ़ी। आपकी तुलना में मैं खुद को बूढ़ी औरत की तरह महसूस करती हूं। नी यान ने कहा, अच्छी त्वचा का होना सही त्वचा देखभाल उत्पादों को चुनने के कारण है, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। त्वचा देखभाल उत्पाद? जियाओ जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, मैं आयातित त्वचा देखभाल उत्पादों का उपयोग करता हूं और वे ज्यादा कुछ नहीं करते। यांगयांग, आप किस ब्रांड का उपयोग करते हैं? नी यान ने जियाओ जियाओ की ओर देखा और फिर कहा, बहन जियाओ जियाओ, मुझे लगता है कि आपकी त्वचा तैलीय है। तैलीय त्वचा क्या है? जियाओ जियाओ ने पूछा। तैलीय त्वचा का मतलब है कि चेहरे पर सीबम का अत्यधिक निर्माण होता है, जिससे छिद्र बंद हो जाते हैं और कील मुहासे होने लगते हैं।
इससे पहले कि नियान अपनी बात पूरी कर पाती, जियाओ जियाओ, जैसे उसे कोई विश्वासपात्र मिल गया हो, उत्सुकता से बोली, हाँ, हाँ, हाँ। यांगयांग, तुम बिल्कुल सही हो। मेरी त्वचा पर मुहासे होने का खतरा रहता है। किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित किया जिसे अपमानित नहीं किया जाना चाहिए, कुत्ते के भोजन निर्माता दो। वह ऐसी दिखती थी मानो उसके पास व्यक्त करने के लिए शिकायतों से भरा पेट हो। अच्छा, तो पता चला कि यह किसी का पक्षी है। इसके बारे में वह और क्या कह सकते हैं? नियान ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। बस इंतजार करो, मम्मी तुम्हारा बदला लेंगी। क्या यह हथियार उठाने का आह्वान है? मास्टर डू का माथा सिकुड़ गया और उन्होंने अपना स्वर स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा, यह आपका बेटा है? इससे पहले कि नियान जवाब दे पाता, डुओडुओ ने अपने पंख फैलाए, क्रूर दिखते हुए उसने डांटा, तुम छोटे कमीने। यह पक्षी अब निश्चित रूप से मनुष्यों पर निर्भर हो गया था। अगर यह आज से पहले होता, तो डुओडुओ मास्टर डू से उतना ही डरता, जितना एक चूहा बिल्ली से डरता है। वह इस तरह से व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मास्टर डू। नियान मुस्कुराया और कहा, वह ऐसा ही है, इसे दिल पर मत लो। लेकिन मुझे बताओ, तुमने उसे कैसे पकड़ा और उसे बंद कर दिया? मध्यम आयु वर्ग के चाचा को एहसास हुआ कि नियान की स्थिति सरल नहीं थी। इतने लंबे समय तक मास्टर डू का अनुसरण करने के बाद, जियाओ जियाओ के अलावा, उसने कभी किसी महिला को मास्टर डू से इस तरह बात करने की हिम्मत करते नहीं देखा था। यहां तक कि घर की दो मालकिनों की भी हिम्मत नहीं हुई। मिस नी, इसका मास्टर डू से कोई लेना देना नहीं है। यह देखते हुए कि मैं ना बोल सकती है, और यह जानते हुए कि मास्टर डू को पक्षियों को चिढ़ाना पसंद है, मैंने उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया। मास्टर डू वास्तव में उसे छोड़ना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि कैद में पले पक्षी जंगल में जीवित नहीं रह सकते, और मास्टर डू को डर था कि वह भूखा मर जाएगा, इसलिए। नियान ने सिर हिलाया, मैं समझ गया, लेकिन आप निश्चिंत रह सकते हैं। हमारा डुओडुओ खुले में रहता है, और उसके जीवित रहने के कौशल बहुत मजबूत हैं। अगर उसे 10 दिनों तक खाना न मिले तो भी वह भूखा नहीं रहेगा। मास्टर डू ने समय पर कहा, आपके बेटे का नाम डुओडुओ है? बहुत बढ़िया बताया। नियान ने सिर हिलाया, आओ बेटा, मास्टर डू का अभिवादन करें। तुम छोटे से दोगले। मास्टर डू। नियान हल्के से मुस्कुराया, इस तथ्य से मूर्ख मत बनो कि डुओडुओ केवल एक पक्षी है, वह वास्तव में बहुत चतुर है और मानव स्वभाव को समझता है। मास्टर डू, उसे श्राप देना चाहिए, वह अंधा है, वह इसे स्वीकार करता है। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि डुओडुओ यांगयांग को नहीं बुला रहा था। जियाओ जियाओ को यह मनोरंजक लगा, लड़की ने खुलकर अपमान किया। 10 मील दूर विदेशी जिले के प्रख्यात मास्टर डू को उनके मुंह पर इस तरह कब डांटा गया था? और फिर भी, संबंधित व्यक्ति इस अपमान को सहन नहीं कर सका। जियाओ जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, युवती, आपका बेटा बहुत सुंदर है। वरिष्ठता के हिसाब से उसे मुझे तीसरा छोटा भाई कहना चाहिए। उसे मुझे क्या कहना चाहिए? तीसरा छोटा भाई? नियान एक पल के लिए अचंभित रह गई। मास्टर डू ने परिचय कराया, यह मेरी दूसरी बहन, जियाओ जियाओ है। मिस डू। नियान ने दिखावा नहीं किया, उसने आगे कहा, मेरा नाम नियान है। नी का मतलब है पुरुष, यान का मतलब है, सूरज के नीचे जेड गर्म हो जाता है और धुआं पैदा करता है। जियाओ जियाओ ने जवाब दिया, यह एक सुंदर नाम है, जितनी सुंदर आप हैं। धन्यवाद, मिस डू। जियाओ जियाओ ने आगे कहा, मैंने अपने दूसरे भाई से सुना है कि तुम उसके रक्षक हो। अगर किसी को धन्यवाद देना चाहिए, तो वह मैं ही हूं जो तुम्हें धन्यवाद दूं। मेरे साथ इतना औपचारिक मत बनो, मैं तुमसे कुछ साल बड़ी हूं, बस मुझे बहन कहो। नियान हल्के से मुस्कुराई, मास्टर डू ने पहले ही मुझे धन्यवाद दिया है, बहन जियाओ जियाओ आप बहुत दयालु हैं। लड़की प्रभावित या शर्मीली नहीं थी, और उसका स्पष्ट व्यक्तित्व जियाओ जियाओ को बहुत आकर्षित कर रहा था। तब मैं तुम्हें यांगयांग कहूंगा, जियाओ जियाओ ने कहा। नियान ने सिर हिलाया, ठीक है। जियाओ जियाओ ने आगे कहा, आप अपने पक्षी को कैसे खिलाते हैं?
वह बहुत आज्ञाकारी है। मेरे तीसरे भाई के पास भी कई पक्षी हैं और उनमें से कोई भी डुओडुओ जितना अच्छा व्यवहार नहीं करता है। नियान ने कहा, वास्तव में इसमें कोई रहस्य नहीं है। मैंने उसे हमेशा आजाद घूमने दिया है और समय के साथ वह मानव स्वभाव के अनुकूल हो गया है। ओह, क्या ऐसा है? जियाओ जियाओ ने स्वाभाविक रूप से नियान के साथ हाथ मिलाते हुए कहा। वैसे यांगयांग, तुम बहुत बूढ़े नहीं दिखते। 19, नियान ने उत्तर दिया। जियाओ जियाओ मुस्कुराई। कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी त्वचा इतनी अच्छी, इतनी गोरी है। मैं बूढ़ी हो रही हूं, बूढ़ी। आपकी तुलना में मैं खुद को बूढ़ी औरत की तरह महसूस करती हूं। नियान ने कहा, अच्छी त्वचा का होना सही त्वचा देखभाल उत्पादों को चुनने के कारण है। इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। त्वचा देखभाल उत्पाद? जियाओ जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। मैं आयातित त्वचा देखभाल उत्पादों का उपयोग करता हूं और वे ज्यादा कुछ नहीं करते। यांगयांग, आप किस ब्रांड का उपयोग करते हैं? नियान ने जियाओ जियाओ की ओर देखा और फिर कहा, बहन जियाओ जियाओ, मुझे लगता है कि आपकी त्वचा तैलीय है। तैलीय त्वचा क्या है? जियाओ जियाओ ने पूछा। तैलीय त्वचा का मतलब है कि चेहरे पर सीबम का अत्यधिक निर्माण होता है, जिससे छिद्र बंद हो जाते हैं और कील मुहासे होने लगते हैं। इससे पहले कि नियान अपनी बात पूरी कर पाती, जियाओ जियाओ, जैसे उसे कोई विश्वासपात्र मिल गया हो, उत्सुकता से बोली, हाँ हाँ हाँ, यांगयांग, तुम बिल्कुल सही हो। मेरी त्वचा पर मुहासे होने का खतरा रहता है। अध्याय 856, किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित किया जिसे अपमानित नहीं किया जाना चाहिए था। कुत्ते के भोजन निर्माता 3। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियाओ जियाओ ने जारी रखा, लेकिन यांगयांग, आप यह सब कैसे जानते हैं? नियांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मुझे सुंदरता पसंद है और चीजों के साथ खिलवाड़ करना पसंद है। बहन जियाओ जियाओ, मेरा सुझाव है कि आप बिंगजी यूफू हाइड्रेटिंग स्किनकेयर सेट का उपयोग करें, जो न केवल हाइड्रेट करता है, बल्कि इसमें सफेदी और तेल नियंत्रण प्रभाव भी है। बिंगजी यूफू? जियाओ जियाओ ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी। मैंने इस ब्रांड के बारे में सुना है, यह चीन में बना है ना? नियांग ने अपना सिर हिलाया। जियाओ जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या घरेलू त्वचा देखभाल उत्पाद वास्तव में आयातित उत्पादों के साथ तुलना कर सकते हैं? उस समय चीन अभी भी विकासशील था, इसलिए जियाओ जियाओ के लिए घरेलू उत्पादों को नीची नजर से देखना सामान्य बात थी। यद्यपि बिंगजी यूफू बहुत लोकप्रिय था, लेकिन इसकी बिक्री वफादार ग्राहकों पर निर्भर थी और नए ग्राहकों के लिए इसे स्वीकार करना अभी भी कठिन था। आखिरकार, उस समय सभी अच्छी चीजें विदेशों से आयात की जाती थीं, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, विंडो एयर कंडीशनर इत्यादि। बाद के वर्षों में आप अभी भी आयातित वस्तुओं की प्रतिष्ठा महसूस कर सकते थे, जैसे पुरानी पीढ़ी द्वारा उल्लिखित विदेशी फावड़े, कीलें, सीमेंट और ग्रीस। नियांग के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आप हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा निश्चित नहीं हो सकते। कभी कभी विदेशी सामान हमारे चीनी उत्पादों से बेहतर नहीं होते। बात बस इतनी है कि लोग आयात के आदी हो गए हैं और नई चीजें आजमाने के लिए तैयार नहीं हैं। जियाओ जियाओ ने नियांग की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और सहजता से सिर हिला दिया। आपकी बात कुछ हद तक सही है। जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं बिंगजी यूफू जरूर ट्राई करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियाओ जियाओ ने आगे कहा, यांगयांग, तुम अभी भी स्कूल में हो, है ना? नियांग ने सिर हिलाया। हाँ, मैं अभी अपने अंतिम वर्ष में हूं और कॉलेज प्रवेश परीक्षा जुलाई में है। 80 का दशक बाद के वर्षों से भिन्न था। बाद के वर्षों में कॉलेज प्रवेश परीक्षा जून में होती थी, लेकिन 80 के दशक में यह जुलाई में होती थी। 19 वर्ष की उम्र में भी वरिष्ठ वर्ष में? उसने कुछ साल तक यही दोहराया होगा, है ना? ऐसा लगता है कि मेरे छोटे भाई का जीवन रक्षक बहुत स्मार्ट नहीं है। जियाओ जियाओ ने नियांग को एक विचारमग्न नजर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, दादाजी एक तरफ चुपचाप खड़े रहे। वह मन ही मन आश्चर्यचकित था कि जियाओ जियाओ कितनी अद्भुत थी। वह नियांग को लंबे समय से नहीं जानती थी, फिर भी वह उसके बारे में इतना कुछ जानने में कामयाब रही थी।
उसने नियांग के साथ पूरी रात अकेले बिताई थी और फिर भी वह उसे उतना नहीं जानता था जितना वह जानती थी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद नियांग ने सुझाव दिया कि अब अलविदा कहने का समय आ गया है। नियांग के साथ बाह में बाह डाले डुजियाओ जियाओ ने कहा, यांगयांग, जाने की इतनी जल्दी मत करो। दोपहर के भोजन का समय हो गया है। जाने से पहले तुम्हें हमारे साथ खाना खा लेना चाहिए। नियांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहन जियाओ जियाओ, आप बहुत विनम्र हो रही हैं। जब मैं पहले डुओडुओ की तलाश में बाहर गई थी तो मेरी माँ ने मुझे विशेष रूप से निर्देश दिया था कि डुओडुओ मिलते ही जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊं। अगर मैं जल्दी वापस नहीं लौटी तो वह सचमुच सोच सकती है कि डुओडुओ खो गया है। यह सुनकर डुजियाओजियाओ ने नियांग को अपने साथ रखने पर जोर देना बंद कर दिया और कहा, हम अभी अभी बीजिंग पहुंचे हैं और यहां हमारा कोई दोस्त नहीं है। यांगयांग, अगर तुम्हारे पास समय हो तो आओ और मेरे साथ बातचीत करो। जरूर, नियांग ने सिर हिलाया, तो फिर मैं पहले वापस जाऊंगी। दादा डू नियांग को दरवाजे तक ले गए। डुओडुओ, मिस्टर डू को अलविदा कहो। छोटा कमीना, डुओडुओ अभी भी गुस्से में था। डुओडुओ, नियांग ने उसके सिर पर थपथ पाया, इतना असभ्य मत बनो। दादाजी डू, हालांकि शांत थे, उनके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी, इससे परेशान क्यों होना? इसके अलावा यह सब शुरू से ही मेरी गलती थी। मुझे ही इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। नियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, यह छोटा लड़का हमेशा अपनी किस्मत आजमाता रहता है। मैं अब चलता हूं। महम, दादाजी डू ने थोड़ा सिर हिलाया, अपने रास्ते पर सावधान रहना। जैसे ही नियांग जाने के लिए मुड़ी, दादाजी डू ने पुकारा, एक मिनट रुको। यह क्या है? नियांग ने पीछे मुड़कर देखा। दादाजी डू ने अपनी बुद्धमाला घुमाई, मेरा नाम डू चिंगफेंग है। नियांग पहले तो अचंभित रह गई और फिर पूछा, चिंगफेंग, जैसे कि मैं हवा पर सवार होकर वापस लौटना चाहती हूं? हाँ, दादा डू ने सिर हिलाया। अच्छा नाम है, नियांग ने कहा। दादाजी डू बुद्ध की माला पकड़े हुए एक पल के लिए रुके, धन्यवाद। जब नियांग की आकृति छत्र वृक्षों की छाया में गायब हो गई तो दादा डू भी मुड़े और अंदर चले गए। जैसे ही वह अंदर गया, डुजियाओजियाओ उसके पास आया, वह यांगयांग बहुत सुंदर है। हाँ, दादा डू ने उसे जवाब दिया। डुजियाओजियाओ ने जारी रखा, क्या उसने आपको सिर्फ मिस्टर डू कहा था? हाँ। क्या वह नहीं जानती कि आप 10 मील विदेशी व्यापार क्षेत्र के दादा डू हैं? डू जियाओजियाओ ने पूछा। वह जानती है। दादा डू ने धूप बत्ती का ढक्कन उठाया और चंदन का एक टुकड़ा जलाया। डू जियाओजियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, यह जानते हुए भी और फिर भी आपको मिस्टर डू कहकर बुलाते हुए, क्या वह आपको पाने के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि डू जियाओजियाओ बहुत अधिक सोचती थी। वह बहुत से ऐसे लोगों से मिल चुकी थी जो सोचते थे कि वे बहुत चतुर हैं। अध्याय 857, किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित किया जिसे अपमानित नहीं किया जाना चाहिए था। कुत्ते के भोजन के निर्माता चार कौन उन्हें सम्मानपूर्वक श्री डू के रूप में संबोधित नहीं करेगा? सचमुच, शायद ही कोई ऐसा था जो उन्हें सर डू कहने की हिम्मत रखता हो। वह उस तरह के व्यक्ति नहीं है। श्री डू ने दृढ़ता से इनकार किया। डू जियाओजियाओ ने शरारती मुस्कान के साथ मिस्टर डू को देखा। उसे बचाने में इतनी जल्दी? श्री डू ने आगे कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहा, क्या आपने कभी सुना है कि दिखावट दिल को प्रतिबिंबित करती है? यह निर्धारित करना कि झेंग जियांजिंग उस तरह का व्यक्ति होगा अधिक उपयुक्त था। नियांग? वह ऐसे मामलों में शामिल होने से घृणा करती थी। डू जियाओजियाओ ने सिर हिलाया, यह भी सच है, यांगयांग बहुत खूबसूरत है। अगर वह तुम में दिलचस्पी रखती तो उसे पाने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। उसे बस सिर हिलाना है और तुम्हारे पिछवाड़े में एक नई रखेल होगी। आप इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, श्री डू ने उदासीनता से कहा। डू जियाओजियाओ ने सहमति जताते हुए कहा, वास्तव में मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। नियांग की तरह आप कह सकते हैं कि वह बॉडियर तक सीमित रहने वाली नहीं है। वह संभवतः कई रखेलों में से एक होने
प्रतिस्पर्धा करने और अन्य महिलाओं से ईर्ष्या करने से कैसे संतुष्ट हो सकती है? मिस्टर डू ने चुपचाप अपनी बुद्धमाला घुमाई। बहन, आप विषय से और भटक रही हैं। यांगयांग इतनी खूबसूरत है और तुम उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो, डू जियाओ ने जवाब दिया। मिस्टर डू का चेहरा स्थिर रहा। सिर्फ मरे हुए आदमी का दिल ही शांत रहता है। क्या मैं तुम्हें मरा हुआ आदमी लग रहा हूं? डू जियाओ के पास शब्द नहीं थे। उसने कहा, उफ, मैं उस तरह के भावुक होने की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मतलब उस तरह से था जहां तुम उसे पसंद करते हो। तुम आमतौर पर बहुत होशियार लगते हो। तुम महत्वपूर्ण क्षणों में कैसे मूर्ख बन जाते हो? भूल जाओ, भूल जाओ। तुम्हारे जैसे निर्दयी व्यक्ति से बात करना, अगर मैं समझा भी दूं तो भी तुम नहीं समझोगे। श्री डू एक छोटे से स्टूल पर पैर मोड़कर बैठ गए और चाय बनाने लगे। वह चाय बनाने में विशेष रूप से सावधानी बरतते थे, जिसे बाद के युगों में चाय समारोह के रूप में संदर्भित किया जाने लगा। डू जियाओ को ये बहुत ज्यादा जटिलातें पसंद नहीं थीं, सिर्फ कुछ घूंट के लिए चाय बनाने में इतनी मेहनत। सुरुचिपूर्ण लेकिन अव्यवहारिक। मिस्टर डू को चाय बनाते देख वह बुदबुदाई, बोरिंग और लिविंग रूम से बाहर जाने लगी। डू जियाओ के लिविंग रूम से चले जाने के बाद मिस्टर डू ने बटलर को बुलाया। मिस्टर डू। श्री डू ने चाय बनाने की अपनी गतिविधि जारी रखी। उनके हाथ चाय के प्यालों में घुस रहे थे और चाय का धुआं ऊपर की ओर उठ रहा था, जिससे उनके चेहरे की विशेषताएं और अधिक राजसी और रहस्यमयी आकृति में बदल रही थीं। आज गेट पर कौन ड्यूटी पर था? बटलर अचानक पूछे गए सवाल से चौंक गया और उसने पूछा, शियाओ और शियाओलिन। मिस्टर डू ने सिर हिलाया। उनसे कहो कि उन्हें कल आने की जरूरत नहीं है। क्यों? बटलर हैरान था। क्या जियाओ और जियाओलिन ने श्री डू को नाराज कर दिया था? श्री डू ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि पिछवाड़े की दीवार कितनी ऊंची है? 4 मीटर। बटलर की बात पूरी होने से पहले ही उन्हें अचानक कुछ समझ में आया और उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, मैं समझ गया। मैं उन्हें अभी सूचित कर दूंगा। आगे बढ़ो, श्री डू ने अपने हाथ से इशारा किया। बटलर गेट के पास पहुंचा। डेमिंग पैवेलियन का भव्य द्वार इतना भव्य था कि द्वारपालों को भी वह गरिमा में लगा। जब बटलर ने उनसे कहा कि उन्हें कल आने की जरूरत नहीं है, तो जियाओ और जियाओवू चौंक गए। बटलर, हमने क्या गलत किया है कि आप हमें नौकरी से निकाल रहे हैं? बटलर ने जियाओ के कंधे को थपथ पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया जिसे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या? जियाओ ने बोली में कहा, हमने किसका अपमान किया? बटलर ने आगे कहा, इस छोटी लड़की को मिस्टर डू ने कुछ देर पहले ही खुद विदा किया था। यह कहने के बाद बटलर ने आह भरी और फिर कहा, आपको भाग्यशाली महसूस करना चाहिए। भाग्यशाली कि आपने आज युवती के पैर की हड्डी नहीं तो आप वास्तव में मुश्किल में पड़ जाते। 4 मीटर ऊंची दीवार से गिरने से घातक दुर्घटना हो सकती है। जियाओ और जियाओलिन को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्हें कैसे पता चला कि उस लड़की को इतना महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त है? उनके विचार देखकर बटलर ने कहा, ठीक है, ज्यादा बुरा मत मानो। यह तुम्हारा 3 महीने का वेतन है, जो तुम्हें मुआवजा है। तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। नई नौकरी की तलाश शुरू कर दो। नई नौकरी ढूंढना आसान था, लेकिन पहले जितना ऊंचा वेतन वाली नौकरी ढूंढना मुश्किल था। दोनों ने चेहरे पर शिकन लिए बटलर से पैसे स्वीकार किए। नी यांग डोडुओ को झेंग परिवार में वापस ले आए। छोटी नी यूं बहुत खुश थी, लगातार डोडुओ से पूछ रही थी, कल रात तुम कहाँ थे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। लौटने के बाद नी यांग ने वू यान्युन के साथ जो कुछ हुआ उसे नी कुइहुआ को बताया। यह सुनकर नी कुइहुआ का चेहरा बदल गया। क्या यान्युन सचमुच दूसरी लड़की है? कुछ परित्यक्त बच्चों को अभी तक नाम नहीं दिए गए थे, इसलिए नी कुइहुआ ने उन्हें बस दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, चौथी लड़की कहा और छोटी नी यूं को 5वें स्थान पर रखा। अध्याय 858 किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित किया जिसे अपमानित नहीं किया जाना चाहिए था। कुत्ते के भोजन के निर्माता 5 नी यांग ने सिर हिलाया। यह बहुत संभावना है। मैंने पहले ही नमूना परीक्षण के लिए भेज दिया है।
3 महीने बाद हम परिणाम जान लेंगे और सच्चाई सामने आ जाएगी। सबसे पहले वू यान्युन की उम्र मेरी दूसरी बहन से मेल खाती है, और फिर वह वू दंपति से मिलती जुलती नहीं है, और स्थान भी मेल खाता है क्योंकि वे भी हाइचेंग से हैं। नी कुइहुआ ने अपने आंसू पोंछे। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे बच्ची जानी पहचानी लगी, इसलिए वह वास्तव में एरन्यू है। नी यांग ने आगे कहा, माँ, अभी यह सिर्फ संदेह है, कुछ भी निश्चित नहीं है। चलिए टेस्ट के नतीजों का इंतजार करते हैं और अपनी उम्मीदें बहुत ज्यादा मत बढ़ाइए। आशाएं जितनी अधिक होंगी, निराशा भी उतनी ही अधिक होगी। यदि यह गलतफहमी निकली तो नी कुइहुआ तबाह हो जाएगा। नी यांग को एहतियाती उपाय तैयार करने की जरूरत थी। यह सुनकर नी कुइहुआ थोड़ा शांत हुआ और फिर पूछा, वे अब कहाँ रह रहे हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। नी यांग ने जवाब दिया, वे बिल्डिंग 78 गुइचेंग गार्डन में रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अभी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। चलो टेस्ट के नतीजे आने तक इंतजार करते हैं। क्या मैं उनकी जानकारी के बिना एक झलक देख सकता हूं? नी कुइहुआ ने पूछा। नी यांग ने झिझकते हुए कहा, यह कैसा रहेगा? अंकल वू की कंस्ट्रक्शन कंपनी जल्द ही शुरू होने वाली है। आप तब आ सकते हैं। उस समय तक मैं उन्हें अपने गॉडपेरेंट्स के रूप में पहचान लूंगा। ठीक है, नी कुइहुआ ने सिर हिलाया। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए। इस दौरान नी यांग 13 भूत बिंदु तकनीक का अध्ययन कर रही थी और साथ ही वू जिनशु को एक स्टोरफ्रंट पट्टे पर देने में भी मदद कर रही थी। वू जिनशु दुकान की सजावट में व्यस्त था। एक सुबह डॉक्टर जियांग अपनी मेडिकल किट के साथ दादी झेंग के स्वास्थ्य की जांच करने आए। जांच के बाद डॉक्टर जियांग मुस्कुराए और बोले, अकिंग, मुझे लगता है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। आह? क्यों? दादी झेंग ने पूछा। डॉक्टर जियांग ने जवाब दिया, क्योंकि आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। यह वाकई चमत्कारी है। जब से आपकी पोतियां वापस आई हैं, तब से आपकी सेहत में हर दिन सुधार हो रहा है। वह वाकई आपके परिवार का भाग्यशाली सितारा है। दादी झेंग मुस्कुराईं, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही हो, जियाओयान। जब से मैं उनसे मिली हूं, मुझे कोई बीमारी महसूस नहीं होती। डॉक्टर जियांग ने चारों ओर देखा, आसपास कोई नहीं था। उसने अपनी आवाज कम कर दी, टिंगटिंग और लिंगलिंग कैसे रह रहे हैं? कोई मनमुटाव? कोई नहीं, दादी झेंग ने जवाब दिया। वे सगी बहनों की तरह ही एक दूसरे के साथ रहती हैं, और यहां तक कि बच्चे भी आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। यह ऐसी बात थी जिससे दादी झेंग बहुत प्रसन्न थीं। सामान्य परिवारों में ऐसा सामंजस्य संभव नहीं हो सकता। हालांकि पिछली बार झेंग जियांजिंग पर श्री डू के जीवन रक्षक का ढोंग रचने का संदेह था, लेकिन उसने ईमानदारी से माफी मांगी थी और अब वह मामला सुलझ गया है। डॉक्टर जियांग ने सिर हिलाया, यह अच्छी बात है। टिंगटिंग और लिंगलिंग सगे चचेरे भाई बहन हैं और उनका इतना अच्छा साथ मेरी उम्मीदों के मुताबिक है। बोलने के बाद डॉक्टर जियांग ने आगे कहा, अकिंग, अब आपकी 2 बेटियां हैं। क्या आपने सोचा है कि आप विरासत को कैसे बांटेंगे? दादी झेंग मुस्कुराईं, मैं हमेशा निष्पक्ष रही हूं और किसी एक को दूसरे पर तरजीह नहीं दूंगी। हालांकि लिंगलिंग मेरी जैविक संतान नहीं है, लेकिन वह मेरी संतान से अलग नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, जब समय आएगा तो यह दोनों बच्चों के लिए आधा आधा होगा। यह सुनकर झेंग लिंगलिंग, जो पास आने ही वाली थी, वहीं रुक गई। प्रत्येक के लिए आधा। इस बूढ़ी औरत में सचमुच यह कहने का साहस था। अगर उसने 20 से 80 का बंटवारा कहा होता तो झेंग लिंगलिंग ने बिना कुछ कहे स्वीकार कर लिया होता। लेकिन अब यह 50 से 50 का बंटवारा था। उसने अपनी आधी जिंदगी इन 2 लोगों की देखभाल में बिताई थी और नी कुइहुआ कुछ दिन पहले ही लौटा था। नी कुइहुआ को झेंग परिवार की संपत्ति उसके साथ बराबर बांटने का क्या अधिकार था? यहां तक कि 20 से 80 का बंटवारा सुझाना भी उनकी उदारता थी। उनकी राय में झेंग परिवार की संपत्ति नी कुइहुआ को बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। डॉक्टर जियांग ने जवाब दिया, यह निश्चित रूप से एक उचित दृष्टिकोण है, लेकिन क्या आपकी टिंगटिंग सहमत होगी? आखिरकार आप उसकी जैविक मां हैं, क्या वह लिंगलिंग के साथ समान रूप से साझा करने को तैयार होगी?
दादी झेंग मुस्कुराईं, इस बारे में चिंता मत करो। टिंगटिंग एक अच्छी बच्ची है, उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसे क्या भूमिका मिलेगी। डॉक्टर जियांग ने जवाब दिया, यह अच्छा है। झेंग लिंगलिंग के चेहरे पर विकृति आ गई। नी कुइहुआ एक अच्छा बच्चा है? क्या यह बूढ़ी औरत यह कहना चाह रही थी कि वह ऐसी नहीं है? नहीं। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। झेंग लिंगलिंग ने ट्रे को अपने हाथों में पकड़ लिया, दबाव के कारण उसकी उंगलियां थोड़ी सफेद हो गईं। जब डॉक्टर जियांग झेंग परिवार के घर से चले गए, तो झेंग लिंगिंग ने उनका पीछा किया। चाची जियांग, 1 मिनट रुको। यह क्या है? डॉक्टर जियांग ने पलटकर कहा। झेंग लिंगलिंग ने कहा, डॉक्टर जियांग, मुझे हाल ही में बहुत तेज सिरदर्द हो रहा है, क्या आपके पास कोई दर्द निवारक दवा है? अध्याय 859। किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित किया जिसे अपमानित नहीं किया जाना चाहिए था। कुत्ते के भोजन के निर्माता 6। क्या यह तरंगों में दर्द होता है? डॉ जियांग ने पूछा। हाँ। झेंग लिंगलिंग ने सिर हिलाया। डॉक्टर जियांग ने कहा, तो फिर चलिए चलते हैं और बातें करते हैं। ठीक है। झेंग लिंगलिंग ने डॉक्टर जियांग के कदमों का अनुसरण किया। लिंगलिंग, तुम्हारी माँ अब लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। मैं शायद अब तुम्हारे घर ज्यादा नहीं आऊंगा, डॉक्टर जियांग ने कहा। इतनी जल्दी? झेंग लिंगलिंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। डॉक्टर जियांग ने सिर हिलाया, यह अच्छी बात है कि आपकी मां बेहतर हो रही है। झेंग लिंगलिंग ने तब कहा, कृपया मुझे जल्दी से दर्द निवारक दवा दे दो। डॉक्टर जियांग ने उसके बक्से में दवा की एक डिब्बी खोजी। याद रखें, एक बार में 2 गोलियां। ठीक है। डॉक्टर जियांग ने आगे कहा, आज तुम्हारी मां ने कहा कि वह तुम्हें अपनी आधी संपत्ति छोड़कर जाएगी। तुम क्या सोचते हो? इस बात का जिक्र होते ही झेंग लिंगिंग नाराज हो गया। इतने सालों में मैं ही उसका साथ देता आया हूं, लेकिन जब संपत्ति के बंटवारे की बात आती है तो वह अपनी सगी बेटी को नहीं भूलती। डॉक्टर जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर उसने तुम्हें आधा छोड़ने का वादा किया है तो यह समझ में आता है। आखिरकार खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है और हड्डियां टूट सकती हैं, लेकिन नसें अभी भी मजबूत हैं। मुझे डर है। आंटी जियांग, आपका क्या मतलब है? डॉक्टर जियांग ने आगे कहा, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी मां की बहन रही हूं, हमारे बीच कोई रहस्य नहीं था। लेकिन जब से टिंगटिंग वापस आई है, वह मेरे साथ पहले की तरह खुलकर बात नहीं करती। झेंग लिंगलिंग ने अधीरता से पूछा, आंटी जियांग, आपका क्या मतलब है? डॉक्टर जियांग ने कहा, पितृत्व परीक्षण की तरह, और यह तथ्य कि नी यांग चिकित्सा कौशल जानती है। उसने रुककर कहा, फिर आगे कहा, लेकिन लिंगलिंग, ज्यादा चिंता मत करो। नी यांग एक डॉक्टर है, जरूर, लेकिन वह पारंपरिक चीनी चिकित्सा का अभ्यास करती है। इसका मानसिक स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। झेंग लिंगलिंग ने सिर हिलाया। वह नी यांग के बारे में चिंतित नहीं थी। वह महज एक किशोरी है, वह चिकित्सा में कितनी कुशल हो सकती है? डॉक्टर जियांग ने आगे कहा, मुझे संदेह है कि आपकी मां मुझे धोखा दे रही है। वह वास्तव में आपके साथ संपत्ति का आधा हिस्सा नहीं बांटना चाहती है। आखिरकार, आप उसकी जैविक संतान नहीं हैं। वह सारी संपत्ति अपनी जैविक बेटी को देना चाहती है, जो स्वाभाविक मानवीय भावना है। झेंग लिंगलिंग ने अपने होंठ काटे, तो मुझे क्या करना चाहिए? झेंग परिवार में सब कुछ उसका था। वह इतनी आसानी से लूटे जाने को तैयार नहीं थी। डॉक्टर जियांग ने अपने मेडिकल किट से सिरदर्द की गोलियों का एक और डिब्बा निकाला। कुछ चीजें बाद में ठीक होने के बजाय जल्दी ठीक हो जाती हैं। सिरदर्द को छोटी समस्या न समझें, अगर यह लंबे समय तक रहे तो यह बड़ी समस्या बन सकती है। जीवन अप्रत्याशित है, कौन जानता है कि कल क्या हो सकता है? झेंग लिंगलिंग ने बॉक्स लिया और गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गया, आंटी जियांग। मैं समझ गया। आज वू जिनशू की निर्माण कंपनी का भव्य उद्घाटन था। निर्माण कंपनी का नाम नी यांग द्वारा चुना गया था, चांगहुआ कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। एकमात्र निवेशक होने के नाते नी यांग निश्चित रूप से उद्घाटन दिवस को नहीं छोड़ सकते थे। सुबह 8 बजे नी यांग और नी कुइहुआ समय पर कंपनी में पहुंच गए। नी कुइहुआ जितना ज्यादा वू यान्युन को देखती,
उतना ज्यादा उसे लगता कि वू यान्युन उसकी दूसरी बेटी है। उसकी आंखें नम होने लगीं। उसके लिए इतना बड़ा होना, इतनी छोटी उम्र में फेंक दिया जाना कितना कठिन रहा होगा। बेचारी बच्ची, उसे बचपन से दूध पीने का भी मौका नहीं मिला था। वू यान्युन ने देखा कि नी कुई हुआ उसे देखता रहा और कुछ शर्मिंदा महसूस करते हुए बोली, चाची, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नी कुई हुआ तुरंत होश में आई, मैं बस गहरी सोच में डूबी हुई थी। उद्घाटन समारोह सरल था, उन्होंने पटाखे फोड़े और रिबन काटा। परीक्षाओं में केवल 1 महीना बचा था, इसलिए रिबन काटने के बाद नियांग भी बेकार नहीं बैठी, बल्कि बिना रुके स्कूल की ओर दौड़ पड़ी। उस दिन उसकी 2 परीक्षाएं थीं। जब वह स्कूल से निकली तो शाम के 5 बज चुके थे। नियांग धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी, उसकी परछाई डूबते सूरज के कारण लंबी होती जा रही थी। ठीक उसी क्षण चीख! अचानक टायरों के अचानक रुकने की आवाज हवा में गूंजने लगी, और जब तक नियांग ने ऊपर देखा, एक काले रंग की सेडान कार पहले से ही शांतिपूर्वक उसके सामने रुकी हुई थी। यह कार किसकी है? इतनी विचारहीनता? नियांग अभी कार को लात मारने ही वाली थी कि तभी कार का दरवाजा खुला और एक लंबा और सीधा सादा व्यक्ति सामने आया। सूर्यास्त की धीमी रोशनी उसके चेहरे को ढक रही थी, जिससे वह कुछ अस्पष्ट लग रहा था। नियांग कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, और तब तक वह एक अत्याचारी शक्ति द्वारा जकड़ ली गई थी। यांगयांग। उसने अपना सिर उसकी गर्दन में दबा लिया और उसके बालों की खुशबू को गहराई से सूंघा। भाई मो, नियांग ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस बारे में सोचते हुए उसे लगा कि मो किशन को देखे हुए लगभग आधा साल हो गया है। आउच! थोड़ी देर गले लगाने के बाद नियांग ने उसे अपने हाथों से दूर धकेल दिया, अपनी नापसंदगी व्यक्त करते हुए, भाई मो, आपको शेव किए हुए कितना समय हो गया है? क्या इससे तुम्हें चोट लगी? मो किशेन चिंतित दिखे। तभी नियांग ने उसकी थोड़ी पर नीली दाढ़ी देखी, जो उसके रूप में और अधिक मर्दानगी जोड़ रही थी। नियांग खुद को रोक नहीं पाई और उसे छू लिया। उसे एक अनोखी अनुभूति हुई, जैसे बिजली का झटका लगा हो। टस्क टस्क टस्क, तुम कितने व्यस्त रहे हो? कैसा लग रहा है? मो किशेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत अच्छा नहीं है, यह कांटेदार है, नियांग ने तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ कहा। चलो कार में बैठो और बात करो। मो किशेन ने उसे पीछे की सीट पर ले गया। वू डेमिंग ने उनका अभिवादन करने की पहल की। भाभी नंबर 6। चमकदार काले रंग के वू डेमिंग को देखकर नियांग हंसी। वू डेमिंग, क्या आप इफ महाद्वीप की छुट्टियों पर गए हैं? वू डेमिंग ने आश्चर्य से पलटकर कहा, भाभी, आपने यह कैसे पता लगाया? लेकिन मैं इफ कॉन्टिनेंट में छुट्टियां मनाने नहीं गया था। ये आपके दांत हैं, नियांग ने जवाब दिया। आह! वू डेमिंग कुछ उलझन में था। नियांग ने आगे कहा, मेरा सुझाव है कि यदि आप रात में बाहर जाते हैं तो अधिक मुस्कुराना याद रखें। क्यों? वू डेमिंग ने उसके सिर के पीछे हाथ छुआ। नियांग मुस्कुराई और बोली, अपने दांतों का इस्तेमाल करके उन्हें अंधा कर दो, नहीं तो बहुत अंधेरा हो जाएगा और कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। वू डामिंग। न केवल उसका रंग काला हो गया था, बल्कि सभी लोग उस पर हंसते भी क्यों थे। कुछ मिनट बाद वू डेमिंग को एहसास हुआ कि नियांग द्वारा हंसा जाना सबसे बुरा नहीं था। जबरदस्ती कुत्ते का खाना खिलाना, यह सबसे बुरा था। वह तो अभी बच्चा था, उसे प्यार का ऐसा प्रहार क्यों सहना पड़ा? पीछे की सीट पर बैठे वे 2 लोग सचमुच बहुत ज्यादा थे। लगभग 15 मिनट बाद कार एक विला के सामने रुकी। कार से बाहर निकलते ही नियांग ने आश्चर्य से कहा, हम यहां क्यों हैं? क्या हम मेरे घर नहीं जा रहे थे? मो किशेन ने कहा, मेरे अस्तव्यस्त रूप के कारण मेरा आपके घर जाना उचित नहीं है। क्या होगा अगर हमारी मां को यह पसंद न आए और वह आपसे शादी न करने दे? नियांग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, मैं अभी तुमसे शादी करने की योजना नहीं बना रही हूं। ठीक ठीक ठीक, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। मो किशन ने बेशर्मी से नियांग की कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेटा। यांगयांग, तुमने वजन कम कर लिया है। मेरे पास है। तुमने वास्तव में ऐसा किया है, मैं यह महसूस कर सकता हूं।
मो किशन ने कहा और उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जब वे बात कर रहे थे तब तक वे दोनों विला में प्रवेश कर चुके थे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मो किशन ने उसे उल्टे हाथ से दरवाजा से चिपका लिया और फिर उसे चूमने के लिए नीचे झुका। नीली दाढ़ी उसकी गोरी त्वचा पर चुभ रही थी, थोड़ा दर्दनाक, फिर भी मो किशन इतने लंबे समय के बाद खुद को इतनी जल्दी जाने नहीं दे सका। थोड़ी देर बाद नियांग ने उसे धक्का देकर कहा, जाओ अब दाढ़ी बनाओ। अध्याय 860। क्या आप इस तरह प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं? मो किशन नहाने और दाढ़ी बनाने के लिए बाथरूम में गया। नियांग के पास करने के लिए कुछ भी बेहतर न होने के कारण वह सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। इस समय टीवी पर बहुत अधिक चैनल उपलब्ध नहीं थे, लेकिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम भविष्य के क्लासिक थे। इस समय टीवी पर 1985 का जीगोंग संस्करण चल रहा है, हालांकि वर्तमान में इसके केवल 8 एपिसोड ही हैं। नियांग ने वास्तव में पहले कभी जीगोंग नहीं देखा था, लेकिन अब उसे यह काफी दिलचस्प लग रहा है। जब मो किशन शौचालय से बाहर आया तब तक आधा घंटा बीत चुका था। चलो चलें, नियांग ने कहा। जब उसने मो किशन को बाहर आते देखा तो वह टीवी बंद करने के लिए आगे बढ़ी। अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए मो किशन ने पूछा, क्या माँ अभी भी दादी के घर पर रह रही हैं? हाँ, नियांग ने मो किशन के चेहरे पर चुटकी ली। माँ और दादी इतनी सहजता से कहने से, बड़े भाई मो, मैंने पाया है कि आपकी त्वचा मोटी और मोटी होती जा रही है। मो किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी त्वचा बहुत मोटी है, क्या इससे आपके हाथ में चोट लगी? तुम क्या सोचते हो? नियांग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। मुझे लगता है कि यह चोट लगी होगी, मुझे इसे तुम्हारे लिए रगड़ने दो। मो किशन ने नियांग का हाथ लिया। बड़े भाई मो, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप थोड़ा और मानवीय बने। दोनों चलते हुए बातें करने लगे। वू डेमिंग पहले ही घर लौट चुका था और नियांग ने मो किशन से चाबी ली। मैं गाड़ी चलाऊंगा। मो किशन थोड़ा हैरान हुआ, तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? उसे नहीं पता था कि नियांग गाड़ी चला सकती है, उसे इतने लंबे समय से जानने के बाद भी। बेशक, नियांग ने गर्व के भाव के साथ कहा, क्या ऐसा कुछ है जो आपका भाई यांग नहीं कर सकता? पहले तो मो किशन को लगा कि नियांग सिर्फ शेखी बघार रही है, जब तक कि उसने कार को सफलतापूर्वक स्टार्ट नहीं कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि नियांग मजाक नहीं कर रही थी। यह नियांग, वह आमतौर पर अलग-थलग और मितभाषी लग सकती है, लेकिन केवल मो किशन ही जानता था कि उसकी हड्डियों में एक चंचल पक्ष छिपा हुआ है और उसे थोड़ा शेखी बघारना भी पसंद था। बकल अप करें, नियांग ने कहा। उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था, मो किशन की तरफ देखते हुए। स्ट्रीट लैंप की रोशनी उसकी पलकों की छाया को उसकी नाक के पुल पर एक अजीब तरह से शांत मुद्रा में डाल रही थी। मो किशन ने अनजाने में कहा, ओह। मो किशन ने सीट बेल्ट बांधने के बाद महसूस किया कि नियांग न केवल गाड़ी चला सकती है, बल्कि वह अविश्वसनीय कौशल के साथ गाड़ी चलाती है। इससे मो किशन को लगा कि नियांग कार को आसमान तक ले जा सकती है। मोड़ो, लगातार मोड़ो, तीखे मोड़ों के बावजूद उसकी गति कभी धीमी नहीं हुई, फिर भी सवारी इतनी सहज थी मानो समतल जमीन पर चल रही हो। जिस दूरी को तय करने में 30 मिनट लगने चाहिए थे, वह झेंग परिवार के मुख्य द्वार तक पहुंचने में 5 मिनट से भी कम समय में पूरी हो गई। नियांग ने कार रोकी और इग्निशन बंद कर दिया। मो किशन की ओर खुशी से सीटी बजाई। क्या हुआ, भाई यांग, क्या मैं कमाल का हूं या क्या? मो किशन ने थोड़ा सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया। भाई यांग बहुत अच्छे हैं, सच में मेरी पत्नी बनने के लायक हैं। बहुत हिम्मत है। मो किशन उसके ठीक पीछे कार से बाहर निकला। उसने कार के पीछे से एफ कंट्री से लाए गए उपहार लिए और वे दोनों एक साथ विला की ओर चल दिए। झेंग शियांजिंग को स्कूल से छुट्टी मिली हुई थी और वह जल्दी घर आ गई थी। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसने देखा कि एक व्यक्ति दरवाजे से अंदर आ रहा है। प्रकाश के सामने वह उसके चेहरे की विशेषताओं को ठीक से नहीं पहचान पा रही थी, फिर भी उसके चारों ओर एक शक्तिशाली आभा फैली हुई थी जो उसे देखने वालों में हीनता की भावना पैदा कर रही थी। यह कौन हो सकता है? हालांकि वह उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी, लेकिन झेंग जियांजिंग समझ गई कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था।
शायद यह मिस्टर मोग थे। मो और झेंग परिवार बहुत करीब थे, इसलिए बाइचुआन का झेंग परिवार से मिलने जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। झेंग जियांजिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अनजाने में अपने बालों को कानों के पीछे कर लिया, अपनी पीठ सीधी की और नीचे की ओर चल दी। अंधेरे में उसके चेहरे की विशेषताएं धीरे धीरे दिखाई देने लगीं। कागज की कटाई जैसे पतले, तीखे होंठ, ठंडी चमक से भरी संकीर्ण और लंबी फीनिक्स आंखें और बेहतरीन कलाकारी की तरह बेदाग नक्काशीदार चेहरे, विशेष रूप से वे गहरी और भारी आंखें जिनकी अथाह गहराई ऐसी है मानो वे विशाल तारे हों। उसने पहचान लिया कि वह कौन था। अगले ही पल झेंग जियांजिंग के चेहरे से मुस्कान का सारा निशान गायब हो गया। यह मो किशन था। मो किशेन जैसे निकम्मे व्यक्ति पर इतनी अच्छी उपस्थिति कैसे बर्बाद हो सकती है? झेंग जियांजिंग की आंखों में पश्चाताप और घृणा झलक रही थी जब वह नाक ऊंची करके उसके पास से गुजरी। मो किशेन जैसे निकम्मे व्यक्ति के लिए तो उसके जूते पकड़ने का अधिकार भी अप्राप्य था। मो किशेन का चेहरा भावहीन बना रहा जब वह अंदर चलता रहा। ज़ियाओ मो, निकुई हुआ मो किशेन को देखकर हैरान थी। तुम कब वापस आए? मो किशेन ने जवाब दिया, चाची, मैं आज दोपहर ही घर वापस आया हूं। हंसते हुए निकुई हुआ ने कहा, अंदर आओ, और वैसे यांगयांग कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा? मो किशेन ने उत्तर दिया, यांगयांग को मेरे साथ अंदर आना था, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के अंदर पहुंचे उसे थोड़ा अस्वस्थ महसूस हुआ, इसलिए वह वॉशरूम चली गई। और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें।